हेलो इंजीनियर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट के 30 डे में हमको क्या करना चाहिए। देखो, आज से अगर एग्जाम डेट काउंट की जाए तो आज से एग्जाम डेट को हमारे हो जाएंगे 44 डे। 44 डे। अब देखो, भले 44 डे है, लेकिन क्या 44 डे में मेरी जो अप्रोच है वो क्या सेम रहेगी? नहीं रहेगी। अगर 44 को भी अगर मैं बांटूं तो मैं दो सेक्शन में बांट सकता हूँ। एक तो ये 14-15 दिन जो बचते हैं मेरे, ये अलग हो जाएंगे, और ये जो 30 डे बचेंगे ये अलग हो जाएंगे। इन 30 दिन में मुझे क्या करना पड़ेगा? चीज़ों को मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। जो मैंने चीज़ें करी है उनको रिवाइज करना पड़ेगा। उसके बाद फिर अगर मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया है तो मुझे टेस्ट लगाना पड़ेगा, और मैंने टेस्ट लगाया है तो उसका एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मुझे अभी करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है लास्ट के 15 डे रहेंगे, उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा कि उसमें एकदम शॉर्ट नोट से मुझे रिवीजन करना पड़ेगा, और जो मेरी स्टडी है इफेक्टिवली इसी में रहेगी। अब देखो, ये जो 14-15 दिन बचते हैं लास्ट के, तो इनमें ये 30 दिनों की जैसी तैयारी तो नहीं हो सकती, ये 100% फैक्ट वाली बात है। इन 30 दिन की अलग अप्रोच रहेगी। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये लास्ट के 30 डे में हम लोग को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो हमारे ये 30 डे हैं, इस 30 डे में हम लोग को क्या क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमारे जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उसको मुझे कवर करने की कोशिश करनी है। देखो, सारे सब्जेक्ट अगर कवर नहीं हो पाते हैं अभी, अगर मान लो कि पढ़ाई अभी से ही स्टार्ट कोई कर रहा है और कन्फ्यूजन हो रहा है बहुत ज़्यादा कि अभी मैं क्या क्या पढ़ूँ, तो उसको क्या करना चाहिए? अभी केवल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे ही फोकस करना चाहिए। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे फोकस करके और केवल वही वही पढ़ने चाहिए। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कैसे होंगे? वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कहलाएंगे मेरे जिनसे मेरे मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स के आ रहे हैं। जैसे कि बीएमसी हो गया, सर्वे हो गया, आरसीसी हो गया, हाईवे हो गया, उसके बाद फिर मेरा सॉइल हो गया और इन्वायरमेंट हो गया। तो ये इस टाइप के सब्जेक्ट मेरे जो हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जिनसे लगभग लगभग मेरे 10 नंबर के क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। इनसे ज़्यादा क्या जाते हैं, इन तीन सब्जेक्ट से ही बहुत ज़्यादा आ जाता है। मोर देन 30% नंबर तो इन्हीं से कवर हो जाता है। 30% से प्लस ही होता है, ज़्यादा ही होता है। तो अगर देखा जाए तो ये 3-4 सब्जेक्ट ही मिलके, ये जो सब्जेक्ट हैं ये 60% से ऊपर नंबर मुझे दे देंगे आराम से। तो अगर मैं पूरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो कम से कम मैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो पढ़ ही लूँ। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मेरे कवर हो जाने चाहिए, ताकि बाद में मुझे कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले मुझे अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लिख लेने होंगे कि मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट करना है। अब उसके बाद देखा जाए तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बाद मैं आता हूँ अपने दूसरे सेक्शन में, जो है जीएस का सेक्शन, और एक सेक्शन होता है रीजनिंग का। अब देखो, अगर देखा जाए तो जो जीएस वाला सेक्शन है, अब जीएस अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो उसको केवल कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट ही पढ़ने की जरूरत है। सारे सब्जेक्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सारे चुनिंदा सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, सबसे छोटा सब्जेक्ट पॉलिटी, और अच्छा खासा नंबर दे देगा ये। कम से कम 5 से 6 नंबर का तो आता ही आता है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर मेरा एक बेस्ट सब्जेक्ट हो जाएगा इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स, तो ये जो है ये भी मुझे 5 से 6 नंबर आराम से दे देगा। तो इनमें अगर एक एक नंबर में माइनस में लेके भी चलूँ तब भी मेरे इसमें 4 से 5 नंबर का एवरेज ये बन रहा है, और ये भी 4 से 5 नंबर का एवरेज ये बन रहा है। तो एक तरीके से बोला जाए तो इसमें भी मेरा कोई नुकसान नहीं है, इसमें मेरा फायदा ही है। अब इसके बाद अगर मैं देखूँ रीजनिंग में, तो ये रीजनिंग जो है, ये रीजनिंग मुझे 50/50 नंबर दे सकता है। बस 30 दिन का शेड्यूल मैं बता रहा हूँ, ये अगर कर लोगे रीजनिंग में तो 100% एक्यूरेसी के साथ में 50/50 आराम से ले आओगे। अब रीजनिंग में मुझे करना क्या होगा? रीजनिंग में मुझे ये करना होगा कि मुझे पहले तो समझना होगा कि रीजनिंग में जो चीज़ें हैं वो आती कैसे हैं। अब देखो, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पीवाईक्यू देखने पड़ेंगे। पीवाईक्यू देखने पड़ेंगे, जिससे रीजनिंग मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट मेरे वीक हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक मेरे वीक हैं। अब देखो, जैसे पेपर कटिंग वाले हो गए, तो ये बहुत इजी चैप्टर रहते हैं, ये हर किसी से बन जाते हैं। इसके लिए ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से सब चीज़ बन जाएंगी। अब पेपर कटिंग फोल्डिंग हो गया, अब उसके बाद डाइस वाले क्वेश्चन हो गए, तो इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाते हैं। तो रीजनिंग अगर देखा जाए, रीजनिंग के 30 चैप्टर अगर हैं मान लो, तो उन 30 चैप्टरों में से
15 से 16 चैप्टर तो ऐसे हैं जिनको बिना पढ़े भी अगर हम करेंगे तो इनमें 100% एक्यूरेसी हमारी आ जाएगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेंगे, इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनकी सीधे टेस्ट जो भी मैं टेस्ट लगाऊंगा उसमें इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, बस हो गया। उससे ज़्यादा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो बचते हैं मेरे ये 15 से 16 चैप्टर, तो इसमें जो बीच वाले चैप्टर रहेंगे और एक रहेंगे सबसे हार्ड वाले चैप्टर। तो जो बीच वाले चैप्टर रहेंगे उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके भी जैसे मैं टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन लगाते जाऊंगा तो ही मेरे स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। उसके बाद बनते हैं हार्ड वाले क्वेश्चन। हार्ड वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिनमें मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, जैसे कि सिलोगिज्म, सिलोगिज्म हो गया, ऑड वन आउट हो गया, उसके बाद फिर एनालॉजी हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, ये जो सब्जेक्ट हैं, तो ये सब मतलब ये जो चैप्टर हैं ये चैप्टर मुझे पढ़ेंगे हार्ड। तो इनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल इनके लिए तरीका करना पड़ेगा, और वो तरीका ये है कि सीधे मैं जाऊँ यूट्यूब में, कहीं कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और यूट्यूब में मुझे ये टॉपिक सर्च करने हैं। जैसे कि सिलोगिज्म मैंने सर्च किया, सिलोगिज्म सर्च किया और उसके बाद मैंने इसकी वीडियो देख ली। मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 घंटे की वीडियो होगी। अगर कुछ ज़्यादा ही वीडियो है, 3-4 वीडियो है, 3-4 वीडियो पूरी देख लूँगा ताकि सारे इसके केस कवर हो जाएँ। तो जैसे ही इसके सारे केस कवर हो जाएंगे तो ये मेरा एकदम 101% ये मेरा कंफर्म हो जाएगा कि चलो ये सिलोगिज्म मेरा पक्का हो गया, इसके क्वेश्चन मेरे से गलत नहीं होंगे। उसके बाद ऑड वन आउट, इसके लिए क्या है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सीधे यूट्यूब में सर्च करके क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सीरीज देख के और अपन क्वेश्चन लगाते जाएंगे, और टेस्ट तो हम दे ही रहे हैं, तो जिससे क्या है ये चैप्टर भी कवर हो जाएगा। उसके बाद मिसिंग नंबर मुझे पैटर्न पकड़ने पड़ेंगे कि किस तरीके से पैटर्न आ रहा है। +2 का आ रहा है, +2 - 1, +2 - 1, इस टाइप से आ रहा है, कि स्क्वायर करके आ रहा है, कि स्क्वायर करके -1 आ रहा है, क्यूब करके -1 आ रहा है। ये कैसे पता चलेगा, ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन एक तरीके से मुझे पहले समझना पड़ेगा इनके पैटर्न को, कि पैटर्न किस तरीके से पूछ रहा है। तो इसके पैटर्न पूछने के लिए मिसिंग नंबर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है एनालॉजी। एनालॉजी में भी यही रहता है। एनालॉजी में ज़रूरी नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं वही लॉजिक लग जाए। पता चला कि x² + x स्क्वायर मतलब x³ +1 इस टाइप वाला लॉजिक लग जाए, या फिर -1 लग जाए, कुछ भी हो सकता है। इसमें एनालॉजी में कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। लेकिन एनालॉजी का क्या है कि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, इन टॉपिकों को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनके सीधे PYQ प्रैक्टिस करो। PYQ कौन से प्रैक्टिस करने हैं मुझे, MTS के करने हैं, CPO के करने हैं, CGL के करने हैं, और JEE के करने हैं, बस हो गया। जो ये 4-5 चैप्टर जो है ये सबके लिए हार्ड पड़ते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अकेले किसी के लिए हार्ड होंगे, क्योंकि वो चैप्टर में थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद फिर आते हैं जो इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट वाले, कि इनवर्ड है फेस, कि फेस आउटवर्ड है, इस टाइप वाले। अब इसको क्या है, प्रैक्टिस जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो ये वाला हो गया। उसके बाद आते हैं डायरेक्शन वाले क्वेश्चन। तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इस तरीके से डायरेक्शन बनाना मुझे सीखना पड़ेगा, कि ईस्ट से ईस्ट चला, उसके बाद फिर नॉर्थ गया, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, इस तरीके से। तो फिर इसको क्या है, इसको डायरेक्ट मुझे प्रैक्टिस से ही आएगा। प्रैक्टिस के थ्रू डायरेक्ट जैसे प्रैक्टिस करते जाऊंगा मैं, तो फिर ये मुझे एकदम कंफर्म होते जाएगा और हार्ड होते जाएगा मेरा। तो बस यही है कि रीजनिंग में मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगा उतना ही चांस है मेरे सिलेक्शन के। और अगर मैं 30 डे अगर मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता हूँ, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 50 नंबर कहीं नहीं गए, आराम से 50/50 लाया जा सकता है। एक आध कोई क्वेश्चन अगर मान लो गलत भी होगा तो 45+ नंबर तो आराम से आ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अपने जो हम GS वाला सेक्शन बात कर रहे थे। तो GS में हो गया था हमारा पॉलिटी, इकोनॉमी। उसके बाद फिर एक और सब्जेक्ट पढ़ लो, बायो। इतना ही पढ़ लो। अगर ज़्यादा नहीं पढ़ा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ा जाए क्या ना पढ़ा जाए, तो सारे काम छोड़ दो, ये 3 सब्जेक्टों को उठाओ, इनको ख़त्म कर दो, हो गया। 4 से 5 नंबर ये, 4 से 5 नंबर ये, और ये 6 मतलब 6 से 8 नंबर करीब करीब दे देता है। तो इनका ही एवरेज 15 नंबर से प्लस हो गया। उसके बाद फिर हमको जो देखना है, करंट अफेयर देखना है। करंट अफेयर्स में बहुत लोगों को दिक्कत है। करंट अफेयर किस तरीके से किया जाए, कैसे किया जाए, बहुत लोग पूछते हैं। तो देखो, सबसे सही तरीका है कि मुझे करंट अफेयर कब से करने हैं, जनवरी 2023 से लेके अप्रैल 2024 तक का। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है और इससे कम करने की ज़रूरत नहीं है। इतना मुझे आराम से करना ही पड़ेगा। अब इसके लिए क्या है,
इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जैसे जनवरी 2023 से अप्रैल 2024 का करना है मुझे, तो इसके लिए मुझे डेली वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो एक-एक क्लास देखने की ज़रूरत है। सीधे मुझे देखना है मंथली कंपाइलेशन। मंथली कंपाइलेशन में देख के सीधा इसको एक वीडियो में सीधा निपटा दूँगा। वो 2 घंटे की वीडियो रहेगी, तो 2x में देख के और फटाफट मुझे ख़त्म कर देना है। तो इस तरीके से 30 दिन में 2 बार मेरा आराम से ये रिवाइज़ हो जाएगा, और 2 बार रिवाइज़ हो जाएगा तो चीज़ें क्या है कि हल्की-हल्की मुझे याद रह जाएँगी कि इस तारीख को ये हुआ था, इस तारीख को ये हुआ था, ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, इस किताब के ये लेखक हैं। तो ये थोड़ा-थोड़ा माइंड में मेरे सेट होता जाएगा, और जब मैं टेस्ट दूँगा तो वो चीज़ें फिर रिवाइज़ भी होती जाएँगी धीरे-धीरे, और इसी तरीके से करने में है फ़ायदा, क्योंकि करंट अफ़ेयर की कोई गारंटी नहीं है कि जो मैं पढ़ूँगा वही आ जाएगा। लेकिन क्या है कि छोड़ने से अच्छा है कुछ पढ़ लो, और इस तरीके से पढ़ोगे तो चीज़ें याद भी रहेंगी। अगर डायरेक्ट हम लोग सही अप्रोच नहीं अपनाते हैं और एक ही दिन सोच लें कि नहीं लास्ट के 15 दिन हम पढ़ लेंगे, तो उस पर लास्ट के 15 दिन में कुछ नहीं होता है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है हमारा पढ़ने का। तो ये करना है। उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे जो मेन पोर्शन है हमारा टेक्निकल। टेक्निकल में वाला पोर्शन, जैसे हमने बात कर ली थी टेक्निकल में कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो हम लोग को देख लेने हैं। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सबसे पहले हम लोग को देख लेने हैं, और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऐसा करना है हमारा कि इनसे मेरे क्वेश्चन लगभग गलत नहीं होने चाहिए। अगर इनसे जैसे कि 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 14 से 15 क्वेश्चन में एक आध ही क्वेश्चन ऐसा हो जो मेरे से गलत हो, बाकी मेरे सारे क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए। इस एक्यूरेसी के साथ मेरे को करना पड़ेगा, और इस एक्यूरेसी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मेरे नोट्स मुझे रीड करने पड़ेंगे। नोट्स रीड कर लिए, उसके बाद मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। रीड, रिवाइज, और उसके बाद फिर मुझे देने पड़ेंगे टेस्ट। देखो अब टाइम हो गया। अब अगर मैं सोचूं कि नहीं मैं YCT AE की बुक लगा लूं, या फिर JEE की बुक लगा लूं, या फिर ES के क्वेश्चन लगा लूं, या फिर गेट के क्वेश्चन लगा लूं, तो ये टाइम गया। ये करने का कोई मतलब नहीं है। अब सीधे थ्योरी पढ़ो, थोड़ी डेली डेली रिवाइज करते रहो। पूरा नहीं कर पा रहे हो तो आधा कर लो, आधा नहीं कर पा रहे हो तो एक चैप्टर कर लो। एक चैप्टर तो एक दिन में कर ही लोगे, तो वो रिवाइज कर लो। उसके बाद फिर सीधा तो टेस्ट, और टेस्ट को डायरेक्ट एनालाइज करो कि मेरे से क्या गलती हो गई, क्या नहीं बन रहा था। और शुद्ध ध्यान रहे कि टेस्ट में तुक्के लगाने की कोशिश मत करो। टेस्ट में जो है तुक्का अभी मत लगाओ, अभी डायरेक्ट उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करो जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने थ्योरी पढ़ी है उस बेस पे अगर क्वेश्चन है तो ठीक है, और अगर नहीं है वो क्वेश्चन तो उसको स्किप करो और अपने नोट्स में ऐड करो। नोट्स में नहीं तो एक कॉपी पतली सी ले लो 10-15 रुपए वाली, जिसमें मुश्किल से मुश्किल एकदम 10-15 वाली नहीं, ज़्यादा की भी ले सकते हो, लेकिन मुश्किल से उसमें 80 से 100 पेज होने चाहिए, उतनी वाली कॉपी लो, और उसमें जो है ये चीज़ें ऐड करते जाओ। इस चीज़ को ऐड किया जा सकता है, इसको कभी भी ऐड कर सकते हैं। तो जो चीज़ नई चीज़ समझ में आ रही है मेरे को, ऐड कर लिया मैंने। तो इस तरीके से क्या है कि नई चीज़ भी मेरी कवर हो जाएगी, और फिर जो क्वेश्चन मेरे से बन रहे हैं क्या मैं एक्यूरेसी के साथ सही कर पाऊंगी ये पता चल जाएगा। क्योंकि तुक्के में अगर मैं करूंगा तो ऐसा हो सकता है कि जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बनते वो तुक्के में सही होगा, और मैं सोचूं नहीं मेरे से टॉपिक बनता है। तो ऐसा नहीं करना है अपने को। अभी अपने आप को एनालाइज करना है। अभी रैंक वगैरह कुछ मत देखो। अब ये देखो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो मेरे से बन रहा है। अगर बन पा रहा है तो एग्जाम में भी बन जाएगा, और अभी नहीं बन रहा है तो एग्जाम में भी नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या है कि सीधे रीड करो, रिवाइज करो और टेस्ट दो। और अगर टेस्ट में जैसे कि नहीं आ पा रहा है तो दूसरी बार फिर रीड करो, और फिर उसी टेस्ट को रीअटेम्प्ट कर दो। रीअटेम्प्ट जैसे ही कर दोगे तो और एकदम एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे। जैसे 4 क्वेश्चन सही हो रहे थे, अगली बार टेस्ट दोगे तो 8 सही हो जाएंगे। और अगर एक बार और टेस्ट दे दोगे तो पूरे पूरे 10 सही हो जाएंगे, और वो चीज़ें मुझे परमानेंटली दिमाग में सेट हो जाएगी। फिर वो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो मेरे से गलत नहीं होगा। अब बात आती है कि टेस्ट देना कैसे है। तो देखो टेस्ट के 3 सेगमेंट हैं। एक है चैप्टर वाइज, एक है सब्जेक्ट वाइज, और एक है फुल लेंथ टेस्ट। तो अभी क्या करना है, अभी मुझे फुल लेंथ टेस्ट देना है, लेकिन काफ़ी अंतराल में देने हैं। जैसे कि चैप्टर वाइज तो मुझे डेली देने हैं, ये डेली का है। सब्जेक्ट वाइज ये भी डेली देने हैं। और FLT क्या करना है मुझे, इस तरीके से देना है। इस इस तरीके से ये TTS MWF मतलब कि ये है कि जैसे कि आज मंडे है तो मंडे को मैंने दे दिया, ट्यूसडे को नहीं दिया, वेडनेसडे को दे दिया, थर्सडे को नहीं दिया, फ्राइडे को दे दिया, उसके बाद सैटरडे को नहीं दिया, संडे को दे दिया। तो ऐसा एक दिन छोड़ के या फिर 2-2 दिन छोड़ के, ताकि वो चीज़ें रिवाइज हो जाएं। और ध्यान रहे कि सब्जेक्ट रिवाइज करना, उसके बाद ये टेस्ट देना, इसको रिवाइज करना, उसके बाद ये टेस्ट देना, और जब इन दोनों को रिवाइज कर लोगे तब ये फुल टेस्ट देना। तो देखना 100% एक्यूरेसी बढ़ेगी। और ऐसे ही एक्यूरेसी बढ़ाते बढ़ाते जब एकदम अपने पता रहने वाले क्वेश्चन, जैसे कि अगर मैं 100 अटेम्प्ट भले नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं 40 अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो 40 में से 30 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल सही हो रहे हैं, और जो 10 क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं वो मुझे देखने पड़ेंगे कि क्या मैंने वो जो थ्योरी है वो नहीं पढ़ी,
थ्योरी वो नहीं पढ़ी, या फिर मैंने जो है कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, या फिर मेरे से वो कंसेप्ट याद नहीं आया, या फिर मैं फार्मूला भूल गया। तो ये चीज़ें देख के और एनालाइज करना पड़ेगा। अगर मैं थ्योरी नहीं पढ़ी है मैंने, तो थ्योरी मुझे पढ़ना है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है तो कैलकुलेशन इंप्रूव करना है। और अगर पढ़ने के बाद नहीं बन रहा है तो उसको दोबारा पढ़ो, उसके बाद फिर थोड़ा सोचो, तो आराम से बन जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे। एग्जाम में भी हमको डायरेक्ट फटाफट ऑप्शन में टिक नहीं मार देना है कि ए देखा, बी देखा, सी देखा, डी देखा, हाँ ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है, मार दिया टिक। ऐसे करोगे तो कोई नंबर नहीं आएंगे, उल्टा गलत हो जाएगा। तो ये कोई एक्यूरेसी नहीं कहलाती है। थोड़ा देर एकदम सब्र करो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आया, जैसे ही डिस्प्ले पे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, क्वेश्चन को मुझे देखना है। उसके बाद फिर जैसे ही क्वेश्चन मैंने देखा, पहले मैंने ऊपर की स्टेटमेंट पढ़ा, उसके बाद देखा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लास्ट में नॉट लिखा है कि नहीं लिखा है। ये चीज़ें लोग देखते नहीं, नॉट लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है, ये चीज़ देखते नहीं है, और बाद में फिर गलती हो जाती है। तो ये चीज़ देख लेनी है। उसके बाद मुझे ऑप्शन देखने हैं, कि ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। उसके बाद फिर जैसे ही मुझे समझ में आता है नहीं ये ऑप्शन से ठीक है, उसके बाद टिक मारना है। ऐसा नहीं कि एकदम फट से एकदम थ्योरी पढ़ी, उसके बाद हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, टाइम नहीं है तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। थोड़ी सब्र करो, आराम से करो, लेकिन वही है एक्यूरेसी के साथ करो और अच्छे से करो। जल्दबाजी में करने से कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। पॉजिटिव रहेंगे नंबर तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से करो, 100% इंप्रूव होंगे। और लास्ट के 30 डे में मुझे यही करना है, थ्योरी पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है, और बस टेस्ट देना है। बाकी मुझे कोई दुनियादारी नहीं करनी है। अब कोई बुक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ ये टेस्ट में मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, वो बहुत है मेरे लिए। करीबन करीबन 100 टेस्ट करीब करीब दे दो, 100 से 150 टेस्ट बहुत है। उतने में क्या है, एकदम कॉन्फिडेंस भी आने लग जाएगा, मार्क्स भी इंप्रूव होने लग जाएंगे, सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट होने लग जाएगी। बस मुझे यही करना है अभी, ताकि अच्छे से अच्छा आउटपुट मुझे देखने को मिल जाए। तो मिलते हैं अब न्यू एक वीडियो के साथ में। ओके।